हेलो हेलो, दिस इज रीडिंग ब्लॉग नंबर 24। बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी। चलो स्टार्ट करते हैं। बिकम अ स्टूडेंट। तो पहला सेक्शन कौन सा है हमारे पास? एस्पायर सेक्शन का चैप्टर नंबर 3, बिकम अ स्टूडेंट। लेट नो मैन्स घोस्ट कम बैक टू से माई ट्रेनिंग लेट मी डाउन, साइन इन द न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग अकेडमी। तो न्यूयॉर्क की फायर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग अकेडमी ने बोला था कि कोई भी इंसान की आत्मा भी आके नहीं बोलते कि मेरे ट्रेनिंग ने मुझसे धोखा किया, मतलब मैंने जो ट्रेनिंग किया उसकी वजह से मेरा काम खराब हुआ या फिर मेरे ट्रेनिंग का मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। ट्रेनिंग से हमेशा हमेशा फायदा होता है, जितना ज्यादा ट्रेनिंग उतना ज्यादा फायदा। In April in the early 1980s, a single day became one guitarist's nightmare and became another's dream and dream job. तो अर्ली 1980s में जब साल 1980s शुरू हो रहे थे, 1980s के दशक में, मतलब 1980 से लेकर 1990 में, उसमें अप्रैल में क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि एक दो गिटारिस्ट लोग थे। गिटारिस्ट मतलब गिटार बजाने वाले, ये गिटार बजाने वाले, तो दो गिटार बजाने वाले लोग थे। एक ही रात को ऐसा हुआ कि एक गिटारिस्ट जो एक गिटार बजाने वाला था उसके लिए वो रात बहुत ही भयानक गया और दूसरे गिटारिस्ट के लिए वही सेम रात बहुत अच्छा गया, उसको ड्रीम जॉब मिला उसका। विदाउट नोटिस द मेंबर्स ऑफ द अंडरग्राउंड मेटल बैंड मेटालिका assembled before a planned recording session in a decrepit warehouse in New York and informed their guitarist Dave Mustaine he was being thrown out of the group. With a few words, they handed him a bus ticket back to San Francisco. तो बिना किसी नोटिस दिए जो एक अंडरग्राउंड मेटल बैंड था मेटालिका नाम का एक बैंड था, जो वो लोग पूरा का पूरा सेटअप बजाते थे, वो लोग ने कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया। उनका जो गिटारिस्ट था उसको वो लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया कि इधर आओ, हम लोग एक वेयर हाउस में मीटिंग करते हैं। वो लोग ने एक वेयर हाउस में मीटिंग किया और उसको बेचारे को बताया, गिटारिस्ट को, कि देखो ये लो आपका टिकट, आप सैन फ्रांसिस्को जाओ, आज के बाद से आप हमारे साथ काम नहीं करोगे, आपको हम लोग एज ए गिटारिस्ट हमारे ग्रुप से बाहर करते हैं, बराबर। तो ऐसा वो लोग ने बता दिया। तो जो रातों रात एक गिटारिस्ट ने अपना जॉब लूज कर दिया, जॉब भी नहीं, वो तो एक बैंड का पार्ट होना मतलब किसी का लाइफ ड्रीम वगैरह होता है, तो उसका पूरा का पूरा ड्रीम शटर हो गया। दैट सेम डे अ डिसेंट यंग गिटारिस्ट कर्क हैमेट, barely in his 20s and a member of a band called Exodus, was given the job. उसी दिन, जिस दिन वो गिटारिस्ट को डेव मस्टेन करके नाम था, जिसको उसके काम से निकाला गया, उसको बोला आज के बाद आप हमारे साथ गिटार नहीं बजाओगे, डेव मस्टेन का काम छीन के एक यंग गिटारिस्ट जो उसके 20s में था उसको दे दिया। वो यंग वाले गिटारिस्ट का नाम क्या था? कर्क हैमेट। वो अभी एक एक्सोडस नाम के गिटार ग्रुप के साथ में, वो बैंड के साथ में काम कर रहा था, उसको जॉब दे दिया कि आप एक काम करो, हमारे वाले बैंड में आओ और हम आपको गिटारिस्ट का काम देंगे, आप हमारे साथ गिटार बजाओ, आज से आप मेटालिका बैंड के पार्ट हो। तो एक का जॉब गया और दूसरे को जॉब मिल गया। Thrown right into a new life, he performed his first show with the band a few days later. तो कर्क हैमेट के पास, जो कि वो नया वाला यंग वाला गिटारिस्ट था, उसके पास तो एकदम ही नया लाइफ आ गया और कुछ दिन के बाद उसने अपना लाइफ का पहला शो परफॉर्म किया। One would assume that this was the moment Hammett had been waiting for his whole life. Indeed it was. तो अगर हम लोग ये सिचुएशन को देखेंगे, तो अगर हम लोग देखते हैं कि पहली बार कर्क हैमेट ने अपना परफॉर्मेंस दिया एक शो में, तो हम लोग सोचेंगे
कि आज तक हैमेट यही सोच रहा है कि मेरे को कभी एक शो में काम करने का मौका मिले, कभी मौका मिले। तो वो सच में ऐसा सोचता था कि मुझे मौका मिलना चाहिए। हर एक गिटारिस्ट सोचता है या हर एक आर्टिस्ट सोचता है कि मुझे लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिले, मैं शो करूँ, लाइव शोज करूँ, पैसा मिले और प्लस रिकॉग्निशन मिलता है कि देखो देखो इतने बड़े बैंड के साथ में, मेटालिका के साथ में परफॉर्म किया। हाँ, though only known in small circles at the time, Metallica was a band that seemed destined to go places. Their music had already begun to push the boundaries of the genre of thrash metal and cult stardom had already begun. तो अभी ये मेटालिका जो बैंड था इसको छोटे छोटे सर्कल्स में ही लोग जानते थे, थोड़ा बहुत ही रिकॉग्निशन मिला था, लेकिन धीरे धीरे इनका फेम बढ़ना शुरू हो गया था। और जो इनका जॉनरा था, जिस बोलते हैं ना, जिस कैटेगरी में ये लोग म्यूजिक बजाते थे उसका नाम था थ्रैश मेटल। तो थ्रैश मेटल जॉनरा में लोग म्यूजिक बजाते थे, उसमें वो लोग धीरे धीरे ये लोग का स्टारडम बनना शुरू हो गया था। कल्ट स्टारडम मतलब क्या, एक बार फैंस बन गए, बात खत्म हो गया, हमेशा के लिए वो लॉयल रहेंगे। तो ऐसे फैन बेस इनका बनना शुरू हो गया था। Within a few short years, it would be one of the biggest bands in the world, eventually selling more than 100 million albums. कुछ सालों में ये मेटालिका बैंड इतना बड़ा होने वाला था कि वो दुनिया के सबसे बड़े बड़े बैंड्स में से एक होगा और 100 मिलियन से ज्यादा एल्बम्स ये लोग सेल आउट कर चुके रहेंगे। तो इतना बड़ा बैंड बनने वाला था। It was around this time that Kirk came to what must have been a humbling realization that despite his years of playing and being invited to join Metallica, he wasn't as good as he liked to be. At his home in San Francisco, he looked for a guitar teacher. In other words, despite joining his dream group and quite literally turning professional, Kirk insisted that he needed more instruction, that he was still a student. The teacher he sought out had a reputation for being a teacher's teacher and for working with musical prodigies like Steve Vai. तो उस टाइम पे जब ये कर्क हैमिट को मेटालिका जैसे बड़े ग्रुप के साथ में काम करने का मौका मिला, इतने साल से वो गिटार बजा रहा था, लेकिन फिर भी उसको ये रियलाइजेशन आया कि भले ही मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, आज भी मैं उतना काबिल नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े बैंड के साथ में परफॉर्म कर पाऊँ। इसके लिए उसने अपने शहर में, जहाँ कौन सा शहर था उसका, सैन फ्रांसिस्को में जाके उसने बोला कि मैं गिटार के क्लासेस ज्वाइन करूंगा और अच्छे टीचर से सीखूंगा ताकि मैं बड़े बैंड के साथ में परफॉर्म करने के लायक बनूं। सोचो, एक 20s में एक लड़का जिसको इतना बड़ा एक्सपोजर मिला है, वो सोचता है कि मुझे और सीखना है। और टर्न्स आउट कि जो टीचर के पास जाता है, वो टीचर जो था वो टीचर्स टीचर था, मतलब वो टीचर लोग को भी सिखाता था और बड़े बड़े म्यूजिकल प्रोडिजीज के साथ में उसने काम किया था, जैसे स्टीव वाई के पास। तो वहां पे जाके कर्क ने बोला कि मुझे और इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, प्लीज मुझे सिखाइए। जो सैटिरियानी द मैन हैमिट चोज एज हिज इंस्ट्रक्टर वापस से जो हैट्रियानी की तरह रुको वापस जो सैट्रियानी the man Hammett chose as his instructor would himself go on to become known as one of the best guitar players of all time and sell more than 10 million records of his unique virtuosic music. अभी जो टीचर इसने सिलेक्ट किया, वो तो पहले हमने बात किया कि ऐसे टीचर थे जो टीचर्स को सिखाते थे, लेकिन वो टीचर का करियर के ऊपर जब इसने नजर डाला, जो सैट्रियानी जो टीचर का नाम था, जो सैट्रियानी, बाद में मालूम पड़ा कि ये जो सैट्रियानी जो टीचर जिसको सिलेक्ट किया था सैन फ्रांसिस्को में, वो टीचर अपने करियर के टाइम पे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट थे और उन्होंने 10 मिलियन रिकॉर्ड से ज्यादा सेल किया था। एल्बम सेल करना अलग बात है, एक बड़ा सा एल्बम है जिसमें बहुत सारे गाने हैं, वो सेल करना ठीक है, लेकिन उनका एक खुद का वर्चुअस म्यूजिक था, उसके 10 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड्स उन्होंने अकेले सेल किया था। सोचो कितने अच्छे गिटारिस्ट रहेंगे जो सैट्रियानी। Teaching out of a small music shop in Berkeley, Satriani's playing style made him an unusual choice for Hammett. तो वो क्या सैट्रियानी क्या करते थे, एक छोटा सा शॉप था बर्कली में, म्यूजिक शॉप था, वहां पे वो म्यूजिक सिखाते थे। तो इसके लिए उनका जो प्लेइंग स्टाइल था, गिटार बजाने का स्टाइल था, इस वजह से हैमेट ने उनको सिलेक्ट किया कि मैं इनसे ही सीखूंगा, ये बहुत अच्छा बजाते हैं। That was the point. Kirk wanted to learn what he didn't know to firm up his understanding of the fundamentals
so that he might continue exploring this new genre of music he now had a chance to pursue. तो इसके लिए सेट्रियानी को उन्होंने किसने अपना कर्क हैमेट ने सिलेक्ट किया कि मेरे को इतना बड़ा बैंड के साथ में परफॉर्म करने का मिला है, प्लस ये थ्रैश मेटल वाले जॉनरा में मैं पहली बार एंट्री मारने जा रहा हूँ, तो मेरा फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए. फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स हमेशा क्लियर होना चाहिए. तो इसके लिए उसने बोला कि मैं ये सेट्रियानी के पास सीखने के लिए जाऊंगा और उधर पे सब बेसिक्स वगैरह अपना क्लियर कर लूंगा, ताकि अब जब मैं आगे जाके ये लोग के साथ में शो परफॉर्म करूंगा, कौन से वाले बैंड के साथ में, मेटालिका के साथ में जब शो परफॉर्म करूंगा तो मुझे और ज़्यादा काम आएगा. इसके लिए उसने बोला कि वापस से मेरे को क्या बनना है, स्टूडेंट. तो वही ये चैप्टर का मेन मकसद है कि कितना भी बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिलने दो यंग एज में, लेकिन स्टूडेंट बनना छोड़ने का नहीं. Satriani makes it clear where Hammett was lacking. It isn't what was talent, certainly. The main thing was Kirk. The main thing with Kirk was he was a really good guitar player when he walked in the door. He was already playing lead guitar. He was already shredding. He had a great right hand. He knew most of his chords. He just didn't learn how to play in an environment where he learned all the names and how to connect everything together. तो सेट्रियानी से जब बाद में पूछा गया कि आपने जब हैमेट को सिखाया, कर्क हैमेट को आपने ट्रेनिंग दिया, तो आपको कैसा लगा, उनके बारे में थोड़ा फीडबैक दो. तो सेट्रियानी ने बताया कि कर्क हैमेट के साथ में मेन चीज क्या था कि वो गिटार बजाने में बहुत अच्छा है, और जैसे ही वो मेरे दरवाजे से अंदर आया उसके पहले से ही वो गिटार बजा रहा था. एक्चुअली में वो लीड गिटारिस्ट था एक बैंड में, अभी तो उसको मौका भी मिला था. एक चीज जो उसको सीखना था वो क्या था कि उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो लाखों लोगों के सामने या फिर हजारों लोगों के सामने खड़े रह के गिटार प्ले करेगा, वहां पे चीजों को याद रखना, और प्लस लोगों के नाम याद रखना, प्लस वो जो कॉर्ड्स रहते हैं गिटार के वो कॉर्ड्स का नाम याद रखना, प्लस सबके साथ में कनेक्शन बनाना, वो उसको सीखना था. मेन टू मेन क्या कि वो परफॉर्मर बनना उसको सीखना था. आर्टिस्ट तो वो पहले से था, लेकिन अभी उसको क्या बनना था, परफॉर्मर. क्योंकि आर्टिस्ट बनना और परफॉर्मर बनने में फर्क होता है. आर्टिस्ट मतलब क्या है, कमरे में बंद है, वहां पे अपना आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, पेंटिंग बना दिया, सॉन्ग बना दिया, सब कुछ बना दिया. लेकिन लाखों लोग, हजारों लोग या 100 लोग भी अगर हमारे सामने रहेंगे तो वो लोग को खुश करना और वो लोग के सामने परफॉर्म करना, वो किसका काम रहता है, परफॉर्मर का. तो मेन टू मेन सेट्रियानी यही बताते कि उसको सब कुछ आता था, गिटार बजाने आता था, कॉर्ड सब कुछ याद था, उसको बस एक चीज सीखना था, क्या, परफॉर्मेंस. उसको परफॉर्मर बनना सीखना था. That didn't mean that the sessions were some sort of fun study group. तो अभी वो ज्यादातर उसने सीख लिया था, एक ही चीज को सीखना था. इसका मतलब ये नहीं कि जब वो सीखने के लिए जाता था तो वो लोग बैठ के टाइम पास करते थे या मस्ती मजाक करते थे. वो लोग बहुत सीरियसली सीखते थे. क्या सीखते थे और कैसा वो लोग सेटअप करते थे, क्या रूटीन्स होता था, शायद इसके बारे में आगे रहेगा. ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.